हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं केदारनाथ के लिए एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी कि हमने यात्रा के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की, हमारी यात्रा कैसे हुई। तो वो मैं प्रॉपर एक स्टोरी आपको अब बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो सबसे पहले केदारनाथ यात्रा करने के लिए जब भी हम सोचते हैं या हम करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें करना होता है कंफर्मेशन। तो वो कंफर्मेशन आप घर बैठे भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से। अगर आप व्हाट्सएप से कंफर्मेशन कर रहे हैं, अगर एक बंदा है तो एक बंदे के लिए एक व्हाट्सएप नंबर से ही कंफर्मेशन वैलिड होगा। अगर 3 बंदे जा रहे हैं तो 3 बंदों के लिए 3 व्हाट्सएप नंबर से आपको कंफर्मेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन का क्लियर हो गया है। और हाँ, जब भी आप केदारनाथ यात्रा करेंगे, आप जो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन काउंटर होता है वहाँ पर आपको एक बैंड मिलेगा रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद। जो बैंड आपको केदारनाथ यात्रा के बाद जब आप केदारनाथ मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए, उसके लिए आपको टोकन की नीड होती है मंदिर में दर्शन के लिए। तो वो टोकन आपको वो बैंड दिखाकर ही मिलेगा। तो वो अपना बैंड आप संभाल के रखें। बाय चांस अगर आपका वो बैंड मिस हो जाता है तो नो वरीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बैंड आप ऊपर पर भी जहाँ पर टोकन मिलता है वहाँ पर दोबारा बनवा सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन उनको शो करके। तो ये रजिस्ट्रेशन का क्लियर हो गया है। नंबर 2 आती है पैकेजिंग की बारी। तो केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको किस किस चीज़ की नीड होगी। तो सबसे पहले वहाँ पर मौसम सबको पता है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है। तो जब भी आप यात्रा शुरू करें, आप कंफर्टेबल कपड़े वेयर करें, जॉगर्स, ट्राउजर्स, बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए जो भी आप वेयर कर रहे हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कपड़े चुभे ना या कपड़ों में ज़्यादा गर्मी ना लगे, सॉफ्ट कपड़ा हो। और ऐसा भी मत सोचिए कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी तो हम मोटे मोटे कपड़े लाइक जोगर्स भी मोटे ठंड के पहन लें, ऊपर का भी मोटा पहन लें। आप ऐसे करिए, जोगर्स पहनिए नॉर्मल सिंपल बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े का, और ऊपर आप टी शर्ट वगैरह वेयर कर लीजिए। टी शर्ट के ऊपर आपको जो भी अगर ठंड लगे तो आप जैकेट वेयर कर लीजिए, और अगर गर्मी लगे तो वो जैकेट आप रिमूव कर सके। तो ऐसे अपना कपड़ों का बैलेंस लेके चलिए। और हाँ, अगर आप वहाँ पर 1 नाइट स्टे करने की सोच रहे हैं तो केदारनाथ में रात में टेम्परेचर हो जाता है माइनस के आसपास। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे हमारा सामने टेम्परेचर था -5। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम तो जैसे कपड़े मतलब हमने जैकेट वगैरह वियर की हुई थी तो हम वही पहन के सो गए थे। तो आप भी अच्छे से अपने कपड़े रखें ठंड से बचने के लिए। नंबर 2 आती है खाना क्या रखें यात्रा के लिए। फर्स्ट थिंग आई वांट टू से कि हमने बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें रख ली थी, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, इतना सब नहीं खा गया। तो आप भी फालतू का वेट मत लीजिए, फालतू का बोझ लेके यात्रा शुरू मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा ही रखिए जिसको आप 1 और हार्डली 2 टाइम में फिनिश कर सकें, दैट्स इट। अगर आप ये सोच के रखेंगे कि यात्रा में खाते जाएंगे, सीरियसली मन नहीं करता। मन करता है कि कुछ न्यू ही ट्राई करें, वही चीज़ हम नहीं खा सकते बार बार। हाँ, कैंडी वगैरह आप रख सकते हैं, बट कोई हैवी चीज़ होती है ना कि हमने खाने का लाइक पराठे वगैरह के, तो बिल्कुल भी मत रखना। फालतू का वेट लेके चलोगे और कुछ भी नहीं होगा, बैग भारी होगा बस। नंबर 3 आती है बात मेडिसिन की, कि मेडिसिन में क्या कर रखे हैं। सबसे पहले तो आपको रखनी है अपनी हेडेक की मेडिसिन। प्लस अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपको उसकी मेडिसिन रखनी है। प्लस केदारनाथ में जितना आप हाइट पर ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा ब्रीथिंग में किसी किसी को प्रॉब्लम आती है। बाय गॉड ग्रेस हम 4 बंदे गए थे, हम चारों में से किसी को भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम नहीं, इवन किसी भी चीज़ की हमें बाय गॉड ग्रेस प्रॉब्लम नहीं आई थी। सबके हेल्थ पर डिपेंड है, सबकी बॉडी पर डिपेंड है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। तो कपूर ज़रूर रखें, वो ब्रीथिंग में हेल्प करता है काफ़ी। अगर आपको सांस कम आ रहा है तो आप एक कपूर लीजिए, उसको हैंड की में कवर करके ऐसे सूंघते रहिए और यात्रा करते रहिए, तो उससे आपका ब्रीथिंग नॉर्मल चलती रहेगी। एंड वन मोर थिंग, डोलो ज़रूर रखें। डोलो, पैरासीटामोल, मतलब ये सब मेडिसिन फीवर की, कोल्ड एंड कफ की, तो ये सब चीज़ें तो ठंडे एरिया में जाने के लिए रखते हैं, वो सब जरूर रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी आप एक डोलो ज़रूर खा लें, जो आपकी बॉडी को रेस्ट देगी। आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे यात्रा में अगर आप दवाई नहीं खाओगे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो इसलिए हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी हमने
एक मेडिसिन दिन में ली थी, हमने 1 नाइट स्टे किया था, एक हम रात में खाकर सोए थे ताकि हमारी बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिल जाए, ताकि हम उतराई अच्छे से कर सकें। तो इसलिए आप मेरे सजेशन से मेडिसिन कुछ ना भी हो तब भी ज़रूर खा लें। आपकी बॉडी में पेन होगा तो वो पेन नहीं होगा। तो पैकेजिंग का मैंने क्लियर कर दिया है और खाने का भी क्लियर कर दिया है, क्या रखें बस वगैरह पर कि हमें कैसे कहाँ कब जाना है। तो मोस्टली लोग मोस्टली क्या, सब लोग हरिद्वार से ही जाते हैं। तो हरिद्वार से अब कहाँ जाना चाहिए, सीतापुर या सोनप्रयाग? अगर पॉसिबल हो सके आप हरिद्वार से सोनप्रयाग की ही बस करिए, क्योंकि मेन जो हमारी यात्रा शुरू होती है वो सोनप्रयाग से ही होती है। सोनप्रयाग से ही हम यात्रा के लिए लाइन में लगना शुरू करते हैं। तो पॉसिबल हो सके तो सोनप्रयाग में ही अपना रूम वगैरह पहले बुक करना है, पहले कीजिए। बस हो सके वहाँ जा सके तो डायरेक्टली वहीं जाइए। हम सीतापुर गए थे, हमने डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए नहीं करा था क्योंकि हम पहले ही रूम बुक कर चुके थे अपना, तो इसलिए हमें सीतापुर जाना पड़ा। अदरवाइज हम ये पहले पता होता तो हम डायरेक्ट सोनप्रयाग ही जाते। और नेक्स्ट बात आती है रूम की, कि रूम का कैसे करें। तो अगर आप में पेशेंस है, थके हारे गए बस में गए हुए बर्दाश्त कर सकते हैं इधर उधर रूम ढूंढना, ये सब चीज़ें, वहाँ पर जाइए आराम से, वहाँ पर अपना रूम ढूंढ सकते हैं। ऑपरेशंस नहीं है मेरी तरह तो आप रूम बुक करके ही जाए पहले ही। बट ये डिफरेंस होगा, आपको ऑनलाइन ज़्यादा प्राइस में दिखाएगा। जैसे हमें ऑनलाइन 4000 में रूम पड़ा था, बट जब हम वहाँ पर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे तो बंदे आ रहे थे होटल ले लो, रूम ले लो, रूम ले लो, तो वो 1500 में हमें अच्छे से रूम दे रहे थे। हाँ, जब भी रूम ढूंढे एक चीज़ करिए, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो कुछ लोग 2-3 जैसे लोग जाते हैं रूम ढूंढने, तो सब अपना सारा लगेज लेके मत जाइए। अगर आपके हाथ में लगेज होगा तो जो होटल वाले हैं तो वो आपको ज़्यादा प्राइस बताएंगे। आपको दिक्कत की है तो थके आ रहे हैं, रूम तो लेंगे ही, तो इनको ज़्यादा प्राइस बता दो। तो अपना अगर लगेज हो सके कोई और बंदा हो तो उसके पास रख के फिर रूम ढूंढने। तो ये रूम की बात हो गई, बस की बात हो गई। कब किस टाइम यात्रा शुरू की, हम एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको बताया हम सीतापुर में रखे थे, हमने एग्जैक्ट 2:30 बजे होटल से चेकआउट किया। चेकआउट करते ही हम बैठे गाड़ी में, गाड़ी में बैठते ही हम सोनप्रयाग तक पहुंचे थे। 3:45 बजे के आसपास हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं सुबह सुबह करके। हमें इतना टाइम लग गया एंड एग्जैक्टली 4 o'clock हम लाइन में थे। सोनप्रयाग की पार्किंग के सामने ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। जैसे ही आप होटल से चेकआउट करते हैं आपके पास सामान ज़रूर होगा, जैसे कि हमारे पास था अपना एक्स्ट्रा लगेज, क्योंकि यात्रा के लिए तो हम अगर 1 नाइट स्टे कर रहे हैं तो 1 पेयर ही लेके जाएंगे ना, ऊपर अपना सारा लगेज तो नहीं लेके जाएंगे। तो अगर 1 नाइट स्टे नहीं कर रहे हैं जो लोग, वो तो अपने सारे सामान ही क्लॉक रूम में रख देंगे। तो क्लॉक रूम के चार्जेस थे 100 पर बैग। क्लॉक रूम है जहाँ पर हम हमारा एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं सेफली। तो वो 4 बजे लाइन में लगने के बाद 5 बज गए, अभी तक लाइन में ही थे, दिन निकल गया तब तक हम लाइन में थे। फिर जब मैं पहुंची रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन काउंटर के पास, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमने एक ही व्हाट्सएप नंबर से 4 रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन किया था, बट वहाँ जाके पता चला कि एक ही बंदे के लिए वैलिड है। तो फिर हमें 3 और का रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना पड़ा। वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत जल्दी 3 मिनट्स में ही हो गया और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद हमें दोबारा लाइन में लगना है। दोबारा लाइन में लगने के बाद पहुंच गए गाड़ियों के पास जो कि हमें लेके जाएंगे गौरीकुंड, जहाँ से हमारी मेन केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ यात्रा का ट्रैक शुरू होता है, तो 50 रुपये पर बंदा है उसके चार्ज। तो वहाँ से गौरीकुंड हम पहुंच गए, तो गौरीकुंड पहुंच के हमारी यात्रा मेन शुरू हो जाती है। अब गौरीकुंड पहुंचने के बाद अच्छे से यात्रा शुरू हो गई, चलते जा रहे शुरू में तो एनर्जी रहती है, जोश रहता है कि फिर बाद में 3-4 किलोमीटर जाते ही आपको आपकी नानी दादी याद आने वाली है। सीरियसली आपकी बॉडी आपको जवाब दे देगी कि और नहीं चला जा रहा। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। मेरे साथ ये तो यही हुआ था कि बस मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया था। मैं रोने लग गई कि नहीं चला जा रहा आगे, भाई नहीं जाना, कहाँ जाए, आगे जाए पीछे जाए वापस जाए, क्या करें, यात्रा भी करनी है। एकदम मैं चुप हो गई, फिर एकदम दोबारा चलने लग गई। धीरे धीरे रुक रहे थे, आराम आराम से हमने अपनी यात्रा स्मूथली करी। रेस्ट किया चलते गए, रेस्ट किया चलते गए। थोड़ा बहुत एनर्जेटिक चीज़ें खाई, लाइक जैसे ड्राई फ्रूट खाया, डेट्स खाई और ग्लूकोन डी पिया, पानी पिया। तो बट हमने ज़्यादा हैवी नहीं लिया, क्योंकि अगर आप हैवी कुछ भी खाओगे ना तो आप यात्रा नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा सांस फूलेगा। तो इसलिए जब भी यात्रा करें ज़्यादा हैवी ना खाएं,
अपना हल्का हल्का खाते जाए, यात्रा करते जाए। एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कैसे करें, कैसे पहुंच पाएंगे, पहुंच भी पाएंगे आज या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है टाइम से पहुंचना जब आप सुबह ही 4 बजे तक लाइन में लग जाए। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ यात्रा आप अपनी मॉर्निंग में ही शुरू कर दे ताकि आप टाइमली पहुंच पाए। हमने सुबह 4 बजे यात्रा की लाइन में लगे थे, हम पहुंचे थे शाम में जाके 7 बजे। तो आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है, इतना टाइम चलते जाना चलते जाना। अगर आप और लेट शुरू करोगे तो आप कितनी लेट पहुंचोगे। और पहाड़ी एरिया में तो दिन भी एकदम छिपते ही ऐसा अंधेरा अंधेरा लगता है बहुत ज्यादा। भले ही लाइट है वहां पर, बट फिर भी चलते गए उसके भीमवली क्रॉस करते ही हम थोड़ा रेस्ट करने बैठे तो 2 लेडी मिली थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह डिमोटिवेट कर दिया कि आप नहीं जा पाओगे, अभी तो आपने 30% ही किया है, अभी तो 70% है, 70% तो और ज्यादा ऐसे खड़ी चढ़ाई है, कैसे करोगी। ये तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने हमें इतना डिमोटिवेट कर दिया। और कुछ मेरी मम्मी धीरे धीरे चल रही थी, लाइक चल रही थी, रेस्ट कर रही थी, तो हमें लगा मम्मी नहीं कर पाएंगे। हमने मम्मी को फोर्स किया कि आपके लिए घोड़ा कर लेते हैं कि आप जल्दी पहुंच जाओ, फिर हम भागे भागे आ जाएंगे। मम्मी का मूड सा ऑफ हो गया था क्योंकि ओब्वियसली यार इतना बंदा मेहनत करके इतना चलाया, अगर घोड़ा करने होता तो शुरू में ही करते ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी घोड़ा करना पड़े तो अपने दिल नहीं मानता है ना। दिल चाहता है कि हम पैदल ही करें, भोलेनाथ तक मेहनत करके पहुंचे। तो आखिरकार मम्मी नहीं मानी। फिर तो मम्मी में जो एनर्जी आई, मम्मी हमारे आगे आगे चली जा रही थी, चले जा रही थी। सच में वो मेरेकल था एक, भगवान का, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने अपनी यात्रा की है। क्योंकि मतलब जो भी कोई केदारनाथ यात्रा कर रहा है ना, पैदल यात्रा कर रहा है, सच में वो उन्हीं का आशीर्वाद है जो वो कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वन मोर थिंग, हमें घोड़ों पे या पिट्ठू पे बिल्कुल भी नहीं जाना था। कोई हमें फ्री में भी कह देता ना कि घोड़ों पे चले जाओ, पिट्ठू पे चले जाओ, हमने साफ मना कर देना था। क्योंकि हमने अपने सामने इतने एक्सीडेंट देखे हैं घोड़ों के, पिट्ठू के। घोड़ों पर का क्या, ऐसे खड़ी चढ़ाई है, उतरते हुए भी घोड़े स्लाइड करते हैं, चढ़ते हुए भी स्लाइड करते हैं। इतनी बार घोड़े गिरे और इतनी बार उनके ऊपर बैठे हुए बंदे गिरते हुए हमने अपनी आंखों के सामने दिखे हैं। प्लस वो तो गिरे गिरे, जब घोड़ा गिरता है ना, एक ही रास्ता है, इसी पर पिट्ठू, इसी पर पैदल, इसी पर घोड़े। तो जब घोड़ा गिरता है ना तो साइड में है खाई, वैसे रेलिंग्स वगैरह, फेंसिंग वगैरह सब लग रही है, बट फिर भी बहुत सेफ्टी से चलना पड़ता है। जहां पर भी घोड़े ज्यादा हो आप उनसे कंपटीशन मत करिए, रुक जाइए, उनको निकलने दो पहले, बट उनसे आगे निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। घोड़ों से हमेशा दूरी ही बनाए रखना। तो जैसे जैसे मैं चल रही थी ना, मैं तो घर वालों को रोक देती थी, भाई रुक जाओ, घोड़ा आ रहा है, रुक जाओ, भी घोड़ा है, इसको जाने दो। क्योंकि इतना हमने देखा है ना कि घोड़े से दूसरे बंदे, घोड़ा गिरा तो दूसरे बंदों पे भी फर्क पड़ा, एकदम धक्का मुक्की हो गई, सब ऐसे रेलिंग पे ऐसे लटक गए। तो ये सब चीजें आंखों से देखी थी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी घोड़ों वगैरह से जाने की। और पिट्ठू के भी एक्सीडेंट देखे हैं कि भाई 60-70 किलो का आदमी उठाना आसान नहीं है, पिट्ठू की भी कोई गलती नहीं है यार, इतने हैवी वेट को उठाना हो ही जाता है। हमसे हमारा ही वेट नहीं उठता है, हमारे बैग नहीं उठे हमसे, हमने अपने बैग्स के लिए पिट्ठू किया। वो तो 70-80 किलो के इंसान ले जा रहे हैं, हमारे बैग थे 15 से 20 किलो के, बस 2 बैग थे। कोशिश करिए अगर आप खुद यात्रा कर सके, अगर आपके कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, आप प्रॉपर फिट हैं, आप चल सकते हैं, तो प्लीज कोशिश करिए अपनी यात्रा पैदल करें। इससे आपको भी बाद में अच्छा ही लगेगा। भले ही यात्रा का ट्रैक डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हमने इतनी यात्रा अकेले कर ली। हम एक पिट्ठू मिले थे, वो हमसे कह रहे थे कि चलना है क्या, हमने कहा नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। कह रहे आए भी पैदल ही हो, जाओगे भी पैदल, हमने कहा हाँ। कह रहे बहुत ब्रेव हो आप तो, मतलब एक पिट्ठू हमसे ये बात कह रहा है कि आप बहुत ब्रेव हो, तो ये कितने प्राउड की बात है। क्योंकि उन्हें पता है उस चीज की वैल्यू। यात्रा पैदल करोगे अलग ही फील होगा, इस चीज का अलग ही फल मिलेगा, सच्ची में फल मिलेगा। मेहनत करोगे जरूर फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आप मंदिर को देखते ही सारी थकान भूल जाओगे, सीरियसली। और एक चीज और होती है केदारनाथ मंदिर के, जब आप दर्शन करोगे ना तो ऐसे होगा कि आप कुछ मांग ही नहीं पाओगे उनसे। आपके माइंड, जैसे हम भगवान से मांगते हैं भगवान ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो, आप मंदिर को देखते ही रह जाओगे, भगवान या अंदर दर्शन करते ही रह जाओगे। आपके माइंड में कुछ आएगा ही नहीं कि मैं ये मांग लूँ या वो मांग लूँ। ऐसा हम सबके साथ हुआ है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्लीज बताना। सच्ची में ये एक अलग ही फीलिंग थी वहां पर दर्शन करने के बाद, बहुत ही अच्छी। तो इसके बाद मम्मी में एनर्जी आई, मम्मी एकदम
तेज तेज चलने लगी, अब हम भी तेज तेज चलने लगे। तो 3 साढ़े 3 के आसपास हमने अपना फर्स्ट ग्लेशियर क्रॉस कर लिया था। तो कहते हैं कि जब हमें 5 बजे से पहले अपना फर्स्ट ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर पड़ते हैं, तो हमें फर्स्ट ग्लेशियर हमें अपना 5 बजे से पहले क्रॉस कर लेना चाहिए। अगर अंधेरा हो जाएगा, बहुत मतलब सेफ नहीं होता है रात में, क्योंकि अंधेरा होता है, माउंटेन एरिया सेफ नहीं होता, इसलिए हमने फर्स्ट ग्लेशियर टाइमली अपना क्रॉस कर लिया था। और वन मोर थिंग, केदारनाथ यात्रा करते टाइम जैसे कि मैंने आपको कहा, कंफर्टेबल शूज़, कंफर्टेबल क्लॉथ्स होने चाहिए ट्रैकिंग के लिए, ताकि आपके लेग्स में पेन ना हो। और तो ये कंफर्टेबल शूज़ आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, शॉर्टकट्स में। तो केदारनाथ यात्रा में जो भी शॉर्टकट्स पड़े सब ले लो। दिखने में डिफिकल्ट लगता है, बट इजीली कवर हो जाते हैं, क्योंकि हम चारों ने भी किए हैं। मेरी मम्मी गई थी, मैं, कृष्णा एंड भाई, तो हम चारों ने शॉर्टकट्स इजीली कवर कर लिए। बस ये है, थोड़ा चलो, लंबी सांस लो, थोड़ा रुको, फिर एकदम चलते जाओ, ऐसे शॉर्टकट्स इजीली कवर हो जाएंगे। और शॉर्टकट्स करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कितनी ज़्यादा अपनी यात्रा कवर कर ली। तो इसलिए शॉर्टकट ज़रूर लें, कोई डर की बात नहीं है शॉर्टकट। तो यात्रा करते टाइम अपनी लाठी ज़रूर ले लें, स्टिक जो होती है, क्योंकि उसके सपोर्ट से आप शॉर्टकट्स इजीली कर पाओगे, ट्रैकिंग इजीली कर पाओगे। तो स्टिक इज़ मस्ट। 4 ग्लेशियर पड़ते हैं, तो जब भी ग्लेशियर पड़े बिल्कुल भी मत रुकना, चलते जाना। वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के चक्कर में ग्लेशियर के बीच में मत पड़ना। भले ही आप हैंड में कैमरा लेके चलते जा रहे हो, वो कर लेना, बट रुक के ग्लेशियर के बीच में फोटोग्राफी या वीडियो शूट मत करना। ग्लेशियर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, कब ग्लेशियर खिसक जाए पता नहीं चलता। और एक ग्लेशियर तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर इतना, मतलब वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि बर्फ़ की ही स्टेयर्स बना रखी है। तो उस ग्लेशियर से तो बहुत जल्दी वो क्रॉस करना आप, क्योंकि वहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए टीम भी खड़ी है। तो सोचो आप कितना डिफिकल्ट होगा वो, कितना डेंजरस होगा वो एरिया, कि टीम को खड़ा होना पड़ रहा है वहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए। और वो कंटिन्यू अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि वीडियोग्राफी के चक्कर में ना रुके, फोटोशूट के चक्कर में ना रुके, जल्दी जल्दी क्रॉस करें, बहुत खतरा है। तो उनकी वो बात फॉलो करें अच्छे से, वो आपकी ही सेफ्टी के लिए अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। ट्रैकिंग करते करते हम पहुंच गए 7 साढ़े 7 के आसपास, बिल्कुल ऊपर केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले था हमारा टेंट हाउस। हमने जीएमएम से पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर, मतलब ऑर्डर कह रही हूँ, ऑनलाइन बुक कर दिया था अपना टेंट हाउस। तो हम वहाँ जाते ही हमने ढूंढा, तो हमें अपना टेंट हाउस मिल गया। 800 रुपये पर बंदा था, वहाँ पर गद्दा मिला, प्लस जिसमें आर्मी वेंट्स होती है ठंडे एरिया में, उस मुझे उसका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, उसमें हम सोए थे। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, जैसे मैंने आपको बताया, हम जैकेट वेयर करके ही सो गए, इतनी ज़्यादा ठंड थी, -5 था टेम्परेचर। तो हुआ यूँ, जब हम वहाँ पहुँचे, हमने हमने सोचा अब पहुँच जाएंगे, अब पहुँच जाएंगे, नहीं खाते कुछ नहीं पीते, तो हमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मतलब वहां पहुंचते ही ना गले से आवाज निकले, पेट में दर्द, भूखे प्यासे, कहीं जाने लायक नहीं कि कहीं जाके कुछ खा ले। जैसे ही टेंट हाउस में पहुंचे हम तो फैल गए, लेट गए बुरी तरह। मैं भी थक गई, कृष्णा भी, मेरी मम्मी भी। वो तो मेरे भाई ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। वो वहाँ पर हमारा जेमे वालों की तरफ से ही था डिनर, तो बाहर जाना था डिनर करने के लिए। भाई गया, देखा डिनर में क्या क्या है। मैंने कहा कि यहीं पर ही ले आइयो, हम सब यहीं पर ही एक साथ डिनर कर लेंगे। फिर भाई ने कॉल करके बताया कि टेंट हाउस में कुछ भी ले जाना, खाने पीने का अलाउ नहीं है, गंदगी फैलती है। तो वो भी बात सही थी। तो भाई चला गया, इसलिए हम खाने के लिए जा पाए, नहीं तो हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम उठ के पानी भी पी लें, इतना ज़्यादा हाल ख़राब। प्लस भूख इतनी ज़्यादा थी कि हमें जाना ही पड़ा, अदरवाइज़ हमें नहीं पता हम सुबह उठ भी पाते ढंग से या नहीं, हमारी तबीयत खराब हो जाती। तो इसलिए हम वहाँ पहुँच गए। तो रात में मेडिसिन खा के सोए थे, तो हम सुबह आराम से इजीली उठ पाए, हमारी बॉडी में पेन नहीं था सुबह। तो हम मॉर्निंग में उठ गए थे सुबह। हम रात ही सोचकर सोए थे कि हम सुबह जल्दबाजी नहीं करेंगे, 7-8 बजे के आसपास उठेंगे, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देंगे, क्योंकि हमें उतरना भी था। उसके लिए हमारी बॉडी रेस्टलेस होगी तो हम कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दिया। मम्मी और मैं तो उठ गए थे 7 बजे, कृष्णा और भाई को हमने उठाया था 8 साढ़े 8 के आसपास, 6:30 बजे के आसपास मम्मी और मैं उठ गए थे। हाँ, तो 6:30 बजे उठने के बाद हम बाहर गए, चाय वगैरह पी, वहाँ का वेदर देखा कैसा हो रहा है। फिर देखा तो
मतलब काफ़ी खुला हुआ दिन था, धूप निकल रही थी अच्छे से, तो हमारा लक अच्छा था कि हमें वहाँ पर बारिश नहीं मिली। प्रॉपर खुला हुआ मौसम, धूप मिल गई, क्योंकि जब ठंड होती है तो हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं करते, धूप निकल जाती है तो हमारे हाथ पैर भी खुल गए थे। और ये था हमें नहाना केदारनाथ मंदिर के पास ही मिलेगा, वहीं पर ही। रात तक नहीं पता था कि जीएमएम वाले भी हमें बकेट देंगे गर्म पानी नहाने के लिए। तो फिर मॉर्निंग में क्या हुआ, एक जीएमएम वालों का बंदा आया हमारे पास कि 100 रुपये पर बंदा बाल्टी मिल रही है गर्म पानी के नहाने के लिए। तो हमने सोचा इससे अच्छा और क्या सकता है, यहीं से ही अपना नहा के फ्रेशन अप होके अच्छे से चलते हैं। फिर हम नहाए, फ्रेशन अप हुए अच्छे से, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब एकदम हाथ पैर खुल गए थे, धूप निकल गई थी, बहुत अच्छा वेदर था। फिर नहाने के बाद जो बंदे सुबह गए थे ना, सुबह सुबह 4 बजे दर्शन करने, जो ऑलरेडी 1 नाइट स्टे कर रहे थे, हमारे टेंट में ही थे, तो उन्होंने बताया कि वो 4 बजे लाइन में लगे थे। 4 घंटे की लाइन थी, सुबह सुबह 4 बजे। बट ये था कि उन्हें आरती होते हुए देखना मिल गया। बट अगर आपको ये है कि आपको दर्शन करने हैं, आरती का नहीं देखना है, तो आप आराम से उठिए। तो हमने जब दर्शन किए, हमारे दर्शन इतने खुले हुए, हमें बस 1.25 घंटे की लाइन मिली। और सुबह सुबह जब आप 4 बजे जाओगे तो आपको 4 घंटे के आसपास की लाइन मिलेगी। अगर आप थोड़ा लेट जाओगे, 10 साढ़े 10 के आसपास, तो आपको आधे पौन घंटे की ही लाइन मिलेगी, ताकि पता नहीं लाइन में कितना टाइम लग जाए। तो हम अपना खा पी के आराम से गए थे, आलू पराठा और चाय। तो वहाँ का आलू पराठा और चाय बहुत टेस्टी है, आप आग बंद करके ऑर्डर कर दीजिए। मैगी का ये है कि कहीं कहीं अच्छी, कहीं कहीं नहीं है, बट आलू पराठा हर जगह ही टेस्टी है। प्रसाद लेकर दर्शन के लिए लाइन में लग गए, और बस भोलेनाथ सामने ही थे, और उनको देखते ही ऐसा लगा कि बस क्या मिल गया हमें। सच में इतना अच्छा लगा ना, हम भूल गए सब कुछ कि हम इतना स्ट्रगल करके आए। इतने स्ट्रगल के बाद हमें जो फल मिलता है ना, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दर्शन किए, फिर भीमशिला के दर्शन किए, जिसने 2013 में केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। फिर भैरव बाबा के मंदिर गए। भैरव बाबा के मंदिर जब हम गए तो वहाँ पर हमें 2 किन्नर साधु मिले, उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हुआ यूं कि भैरव घाटी की चढ़ाई ऐसे थी, पूरा एक पार करके यहाँ पे हमें दिख रही थी भैरव घाटी। तो कहते हैं भैरव बाबा की दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती, इसलिए वो करनी जरूरी है। तो यहाँ पर थी भैरव घाटी, हमने दूर से देखा, हम तो ये इजीली कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, एक का एक पहाड़ है, ऐसे गोल गोल घूम के भी नहीं जाना। तो जब गए, हालत खराब हो गई सीरियसली। ऐसी खड़ी चढ़ाई, इतनी ज्यादा खड़ी चढ़ाई, बहुत ज्यादा। सांस इतना फूला, अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं तो आप उसमें देख लेना। शॉर्ट्स नहीं, आप मेरा व्लॉग देना, उसमें कितना ज्यादा सांस फूल रहा है। बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई थी भैरव बाबा, भैरव घाटी की भी बहुत ज्यादा। तो बस भैरव बाबा के दर्शन किए, फिर हम वापस आए, थोड़ा बहुत इंजॉय किया, खाया पिया। तो हुआ यूं कि हमने काफी ज्यादा इंजॉय किया, हमने काफी टाइम स्पेंड किया वहां पर मंदिर के आसपास भी। तो हमने उतराई अपनी शुरू की थी 3 बजे। तो ये गलती आप ना करें, अपनी उतराई 1 बजे से पहले शुरू करते हैं। जैसे आपकी अपनी यात्रा 4 बजे शुरू कर देनी है, ऐसे ही 1 बजे से पहले अपनी उतराई शुरू कर दे, क्योंकि हमने 3 बजे शुरू की थी, हम जाके पहुंचे थे 12:30 बजे के आसपास होटल में। तो गाइस 1 बजे से पहले यात्रा शुरू करते, क्योंकि रात में उतराई में शुरू शुरू में तो ऐसा लगता बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत इजी है, जल्दी पहुंच जाएंगे, 3-4 घंटे लग जाएंगे बस। बट जो उतरते हुए हालत खराब हुई। तो एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, अगर ट्रैकिंग कर रहे हो केदारनाथ यात्रा की, तो अपने पैर के नेल्स जरूर कट कर ले। मैंने वो गलती कर दी, मैंने कट नहीं किए, तो मुझे आज तक पट्टी बन रहा, क्योंकि उतरते हुए ना हमारा पैर बिल्कुल आगे ऐसे टच होता है ना, तो वो नेल ऐसे बार बार टच हो रहे थे, तो बहुत दर्द हो रही थी पैर, इतना ज्यादा पैर दुख रहे थे, बहुत ज्यादा। हमारे टोज कह रहे थे कि हमें कहाँ ले आए, ऐसा लग रहा था कि पैर बिल्कुल खत्म, थोड़ा सा भी कोई ऐसे धक्का देगा ना एकदम गिरेंगे। बिल्कुल जान नहीं बची थी पैरों में, बिल्कुल भी नहीं। और एक टाइम ऐसा है कि अंधेरा हो गया था, हमें उतरते उतरते नाली में पैर आ गया, वहां पर नालियां भी पड़ती है, तो अंधेरा हो गया था। लाइटिंग है बट वो बहुत कम है, वो प्रॉपर नहीं है, दिन की रोशनी है कंपेरेटिवली तो बहुत कम है, माउंटेन एरिया है, तो और ज्यादा खतरा होता ही है। तो नाली में पैर आ गया, फिर तो जो मैं रोई, बस मेरा दुख दर्द पीड़ा सब निकल गया उस रोने में। मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। तो फिर चलते गए चलते गए, फिर क्या हुआ, रात में इसलिए सेफ नहीं है, ये पहाड़ी है, हम यहाँ से उतरे, जैसे ही हम नेक्स्ट पहाड़ पे पहुंचे, इस पहाड़ पे गिरा पत्थर।
जो भी घोड़े थे, हम थे, लोग थे, सब ऐसे भागे अपनी जान बचा के कि बस पता नहीं क्या गिर गया हो और ना गिर जाए। बस हमारा 1.5 किलोमीटर बचा था ट्रैक यात्रा का, तो वो हमने ऐसे भाग भाग के जल्दी जल्दी में किया। पता नहीं उस टाइम पे कहाँ से एनर्जी आ गई, तो सच में बहुत ज़्यादा रिस्की था वो मोमेंट। तो ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए टाइमली अपनी यात्रा शुरू करें और टाइमली उसको पूरा करें। और हाँ, केदारनाथ यात्रा करते टाइम जो डायमेंशन बोर्ड लगे रहते हैं ना कि 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, उन पर तो बिल्कुल भी बिलीव ना करें। तो अगर 6 किलोमीटर लिखा होगा ना, 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद भी वो आपको 6 किलोमीटर ही दिखाएगा। पता नहीं वो किसने लगा दिए हैं, कैसा डायमेंशन किया, इतने ज्यादा गलत है ना वो। उनको देख के खुश ना ही हुए, हम तो उनको देख के खुश होकर चल रहे थे। फिर इतना दुख हो रहा था। बस उतरे 12:30 के के आसपास, यात्रा पूरी करी। फिर रात के 12:30 बजे उतर कर फिर वहां लग रही थी लाइन। वो तो इतना ज्यादा पेनफुल था, हम पूरी यात्रा करके इतने दर्द में आए, उसके बाद लाइन लगना, वो भी गाड़ियों के लिए जो हमें छोड़ेंगी सोनप्रयाग, जहाँ पर हमें स्टे करने के लिए रूम वगैरह मिलेंगे। वहां पर 1-1.5 घंटे की लाइन में लगना पड़ा। ऑन टोस हम खड़े रहे। अच्छी चीज पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है सच में। ये हमने केदारनाथ यात्रा करके देख लिया, स्वर्ग है, सच में है। लेकिन उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत है ना। लेकिन सच में भाई सब भूल जाओगे मंदिर को देख के, यात्रा करके। तो हम जब वहां पे थे, हमने सोचा था कि हम जब भी अगली बार आएंगे ना, हम अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करेंगे, हमसे नहीं चला जाएगा पैदल। बट अब घर आके लग सकता है कि हम दोबारा भी कर सकते हैं सच में। मतलब ये भी एक लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस है। आप इसको वन टाइम तो फुट ट्रैक जरूर करें केदारनाथ का। पिट्ठू का अगर आप भी अपना लगेज वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो उनसे उनका लाइसेंस जरूर ले लें। ये हमारे पास प्रूफ होता है, अदरवाइज ऐसे सेफ्टी रख पाओगे, क्योंकि वो तो उनको तो पैर लगा हुआ है रास्ता, वो तो जल्दी पहुंच जाता है 3-4 घंटे में, हम नहीं पहुंच पाते। पिट्ठू वही करे जिसके पास फोन हो, फोन नंबर ले लें, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाते हैं। आप लेट पहुंचोगे, आप उनको कहाँ ढूंढोगे बिना फोन के। तो हुआ यूं कि 1.5 घंटा फिर हम लाइन में लगे। वापस उतरने के बाद 1.5-2 घंटे बाद फिर जाके हमें मिली अपनी गाड़ी, जो कि हमें जिसने हमें छोड़ा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में भी हमें मेन जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा गाड़ी तो आगे जा ही ना पाती। थोड़ा पहले छोड़ा, फिर वहां से पैदल चल चल के हमने होटल ढूंढा अपना। तो वहां पे हमें होटल आराम से मिल गया था। बस 2300 रुपये था डबल बेड, बट वो था कि 4th फ्लोर पर था। बट हमने कहा हम मैनेज कर लेंगे, बस हमें कम्फी रूम चाहिए, एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, जहाँ पर हमारी नींद अच्छे से पूरी हो पाए, हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाए। और अगर आपको ज्यादा आगे नहीं चला है, वहाँ पर ओपन हॉल होते हैं, हॉल में 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको गद्दा मिल जाएगा, ब्लैंकेट मिल जाएगी। बट अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर आप ज्यादा बन जाए तो आप चले तो आप होटल ही करिए। वो भी 500 रुपये पड़ रहा है, वो भी पर पर्सन इतना ही पड़ रहा है। इस पॉइंट है रूम लेने का। तो बस ऐसे हुई हमारी केदारनाथ यात्रा पूरी। तो अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप मेरा केदारनाथ यात्रा के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो आप देखिए। सीरियसली आप सच्ची में एंजॉय करोगे, क्योंकि मैंने रियलिटी दिखाई है, कैसा रास्ता है, कैसे पहुंच रहे हैं, मतलब हर चीज मैंने उसमें ओपनली बताई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई केदारनाथ जाने की सोच रहा है या केदारनाथ कंफर्म है कि जा रहे हैं, उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर करिए, या मेरे और व्लॉग्स भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। क्योंकि जब हम केदारनाथ गए थे, हमने भी काफी लोगों के व्लॉग्स देखे जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हर चीज़ में। तो आप भी ये व्लॉग्स उनके साथ शेयर कीजिए जो यात्रा करने जाने वाला है, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।